हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू द थर्ड वीडियो सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं हम। आई एस सी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो रिएक्शन आप देख सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड KCN है, तो सीधा सा रिएक्शन है, KBr निकल जाएगा और साइनाइड लग जाएगा। जैसे साइनाइड लग जाएगा आपने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट रिडक्शन कर देनी है, जिससे वो अमीन बन जाएगी। अमीन के बाद उसमें HNO2 डाला हुआ है और आपने जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखना था वो बनेगा अल्कोहल, तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन को भी मैं एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इसमें तो अमाइड है, प्रोपेनामाइड है, जिसमें हमने होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन करके उसमें एक कम कार्बन वाला अमीन बन जाएगा, तो कम कार्बन वाला अमीन यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के साथ QH डाला, जो कि एक कार्बिलमाइन रिएक्शन है, इसको आइसोसाइनाइड बना देगा, और आइसोसाइनाइड की हमको रिडक्शन करनी है तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन आएगा। तो जिन बच्चों ने भी ये अटैम्प्ट किया है तो दे नो व्हाट इज़ द आंसर। तो हम एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा KCN वाला, जिसमें हमने पहले साइनाइड लगाया, रिडक्शन करके यहाँ पे 2H और यहाँ पे 2H अमाइन बन जाएगा। नाइट्रस एसिड डालोगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में देखोगे तो ये अमाइड है, जिसमें होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई, तो 2 कार्बन से ये 1 कार्बन वाला अमीन बन जाएगा, जिसमें हमने CHCl3 डालकर KOH डाला, तो ये कार्बिलमाइन रिएक्शन है, इसको आइसोसाइनाइड बना देगा NC, जिसकी रिडक्शन करने के बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसको रिड्यूस करके इसे क्या बना देगा, सेकेंडरी अमीन बना देगा। 3H यहाँ और 1H यहाँ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि वेंटो फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें साफ साफ इसने बता दिया है कि जो I अगर लेस देन 1 है तो वो एसोसिएशन केस होगा, और I मोर देन 1 है तो डिसोसिएशन केस है। बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, जिसको अगर आप तोड़ोगे तो 4 पोटाशियम और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन निकलेगा, और नंबर ऑफ आयन जो टोटल होंगे 5। तो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन करता तो I इक्वल टू सीधा 5 हो जाता, बट इसने बोला है कि दिस अल्फा इज़ ओनली 25% डिसोसिएटेड, तो उसके हिसाब से आपको वेंटो फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम सीधा सा एक फॉर्मूला लगा लेंगे, जो आपको ने शायद सीखा होगा, अल्फा वाला इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय N-1। उसके हिसाब से वहाँ पे आपने अल्फा 25% पर पुट करना है, और I आपका जो है वो 2 निकल के आएगा। कैसे होगा वो भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज़ द सॉल्यूशन, कि आप देखोगे तो इसमें ये रहा कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो है पहले तो ब्रेक डाउन हुआ है, 4 पोटाशियम वाले कॉम्प्लेक्स आयन में नंबर ऑफ आयन 5 है। ये रहा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू I-1 N-1। I हमने निकालना है, अल्फा 25% गिवन था, 25 डिवाइड बाई 100 हो गया, N 5 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये 1/4 लिखा जा सकता है, और ये 5 - 1 भी 4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाके इसे 1 कर देगा, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो वेंटो फैक्टर यहाँ पे जो है हमारा वो 2 आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो वेंटो फैक्टर पे ही पूछा हुआ है, एसिटिक एसिड पे पूछा हुआ है। ठीक है, जिसमें बेंजोइक एसिड मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों दिखा लेता है, डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जैसे बेंजीन वगैरह, तो उसमें ये बेंजोइक एसिड एसोसिएट कर जाता है, बट यहाँ पे इसे हम वाटर में डाल रहे हैं, जिस करके ये डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट करने के बाद ये हमें H पॉजिटिव आयन और बेंजोइड आयन देगा। तो इसलिए जो वेंटो फैक्टर सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अब कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चले हुए हैं इसलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तीनों नेमिंग रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, ये हमारी हेलोल्कीन की रिएक्शन है, जिसमें हम आइडोअल्कीन बनाते हैं। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज करके। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें आपने NaI डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हाइड्रोजन हट के वहाँ पर आइडोअल्कीन बन जाएगा। इसकी कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। दूसरा जो है विलियमसन सिंथेसिस है, तो उसमें आपको ईथर बनाना है, जी भी बन जाएगा। और रीमन टाइमर रिएक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होती है, एक तो आप फिनॉल से आपको बनाना है, इसमें या तो आप CHCl3 डाल सकते हो बेस के साथ, जिसमें आपको सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, या आप डाल सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपके पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों की रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या बनेगा। दैट इज द फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया NaI के साथ, तो NaCl सीधा निकल जाएगा और आयोडीन लग जाएगा NaCl। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक आंसर की बताई जा रही है कि क्या क्या एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं इसके। और ये है जिसमें ROR बनाना होता है, तो इसमें भी अल्काइल हैलाइड चाहिए, और ये है हमारा सोडियम इथॉक्साइड, NaCl भी बाहर हो जाएगा और ROR बन जाएगा। ये रही रीमर टाइमर रिएक्शन, जिसमें फिनॉल में हम क्लोरोफॉर्म के साथ बेस डालते हैं तो सैलिसाइल्डिहाइड, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं बेस के साथ तो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मतलब कि जिन्होंने +2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, दे नो दे आर द इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस।
तो CBSE वाले बच्चों को भी ये रिएक्शंस जो है एकदम अच्छे से करके जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो जिसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की T2G4 और Ag2, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो भी है जिसमें T2G6 और Ag0 दिया हुआ है। तो अगर आप देख सकते हो तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसमें हाई स्पिन है, किसमें लो स्पिन है, या अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें ज़्यादा है, और लास्ट में पूछा हुआ कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड किसके अंदर है। तो ये जिन बच्चों ने भी पढ़ा हो तो ये T2G और Ag जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे दिया है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में भी है, Ag में भी है, तो इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में चले गए हैं, तो दैट मीन्स ये वीक लिगेंड की स्प्लिटिंग है। और यहाँ पे सिर्फ T2G में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, Ag में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्प्लिटिंग में है। तो एक तो मतलब जो थर्ड पार्ट है वो तो आराम से पता लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बी की है, इसने ए की पूछी है, तो ए के मतलब जो है ये वीक लिगेंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझ लेते हैं कि ये कैसे जो है बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये Eg ऑर्बिटल है, ये T2G ऑर्बिटल है। T2G में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं डी के, और ये Eg, ठीक है, ये ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस वाला खेल होता है। तो हमारे पास टोटल जैसे दे हैव मेंशन की T2G 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, और Eg में 2 आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर देखोगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जिसमें 1 2 3 4 5 तब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर तक जा रहा है। इसका मतलब इसमें स्प्लिटिंग कम हुई है, और स्प्लिटिंग कम होने का मतलब है कि दैट स्प्लिटेड बाय द वीक लिगेंड, दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस वन। तो ए में जो है वो वीक लिगेंड है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसलिए क्योंकि ये डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है Eg और T2G की ऑर्बिटल के बीच में। तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी जम्प टू द Eg ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ रह जाएंगे, सिर्फ T2G ऑर्बिटल्स में रह जाएंगे। तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको T2G में ही दिख रहे हैं, Eg में आपको 0 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक भी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसमें, तो वो तो मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके अंदर है, और ए में जो है हमारा वो वीक लिगेंड है। ठीक, दे आर द क्वेश्चन, ये है इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ए पार्ट में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी पूछा हुआ था, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसमें ही होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है। तो जो कि हमारा कौन सा था, जो बी था। क्वेश्चन नंबर 16 पर भी बड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा एनोड अच्छा होगा, कैथोड कौन सा होता है गैल्वेनिक सेल के लिए। तो ये बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे आर इजीली ऑक्सीडाइज, तो दे आर एक्ट एज एनोड, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं दे आर एक्ट एज कैथोड। मतलब जो सीरीज़ के हिसाब से अगर आप देखते हो तो हाई रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज एक्ट एज एनोड, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो डाउन द सीरीज आती है वो कैथोड की तरह काम करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द गैल्वेनिक सेल, तो सॉल्ट ब्रिज का काम तो ये होता है, एक तो बोथ द बीकर्स हैज इज कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, एंड सेकेंड आप बोल सकते हो कि जो भी उसमें आयंस में इम्बैलेंस होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी बैलेंस बनाता है, दैट इज़ द वर्क ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं दोनों साइड में। राइट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल आपको पता है कि फ्यूल सेल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि पॉल्यूशन फ्री होता है, और डिसएडवांटेज ये है कि जब तक आपके पास फ्यूल है तब तक आपके पास फ्यूल सेल है, ठीक है। मतलब हमें लगातार कॉन्स्टेंटली वी हैव टू गिवन द फ्यूल, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा फ्यूल होना चाहिए टू रन ए फ्यूल सेल। और पार्ट में देखते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन, वाई, तो डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन इसलिए है क्योंकि डाइल्यूशन से करने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाते हैं, दैट्स वाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो भी डिक्रीज कर जाते हैं, दैट इज द आंसर। ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो रिएक्शन होगी नहीं, रिवर्स में वो पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न, पॉजिटिव में ही वो जो है आपको वो रिजल्ट देंगे या रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी, दैट्स वाई। सी पार्ट, नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, राइट एनी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल वो होगा जो एक टाइम ही रन करता है, वो प्राइमरी सेल होता है, टाइप ऑफ सेल इज प्राइमरी सेल, तो उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी ओनली वन टाइम यूज्ड, ठीक है। और रेगुलर जो है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ ना भी करें स्टिल द रिएक्शन इज गोज ऑन, और वो इन द एंड वो डेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये भी ज्योट्राइन है। आप देखोगे तो इसमें अमीन ग्रुप है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो कि मतलब एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है इसके अंदर। तो ये जो H है निकल के
ठीक है। ये एसिड वाला जो H है इट विल रिलीज हेयर और दैट इज एक्सेप्टेड बाय द अमीन ग्रुप। तो इस तरह से ये NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव बन जाता है। तो अबाउ स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ऑफ द, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है स्वीट आयन का। इफ द साइड चेन ऑफ R इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब अगर इस R को मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो ये कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो ये ग्लिसाइन बन जाता है, इकलौता अमीनो एसिड जो सिंपल अमीनो एसिड में आता है। उसके बाद दे आर आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन कि गम्स ब्लीड कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्युबल विटामिन होगा, तो ये सबको पता है कि विटामिन C वी नीड। और मोनोसाइकेट्स के बीच में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, C पार्ट का। उसके बाद हमारे पास जो D पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2, न्यूमेरिकल बेस्ड है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना। तो इनका अगर ऑर्डर निकल जाएगा तो हम प्लस कर देंगे और हमें K भी निकालना है। तो जिन बच्चों को +2 में ये न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं टेबल मेथड वाले, ठीक है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको पहले ये देखना होता है 2 एक्सपेरिमेंट में कि कहाँ पे आपके 2, जैसे ये NO यहाँ पे है तो NO की कंसंट्रेशन 2 कहाँ पे सेम है, जैसे यहाँ पे सेम है। ऐसे ही जो B है या Cl2 वो कहाँ पे सेम है, तो 2 यहाँ पे सेम है। तो हमें 2 एक्सपेरिमेंट लेने, यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट को हम डिवाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 1 को। आप एक्सपेरिमेंट 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो या 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर और दूसरा बस जो मुझे अगर Cl2 की Cl2 कहाँ पे सेम हो रही है वो 3 और 1 में हो रही है, तो 1 और 3 के 2 एक्सपेरिमेंट लेके हम पूरी वैल्यू लेके हम उसको डिवाइड कर देंगे। तब हमारे पास जो है NO की पावर और Cl2 की पावर रिस्पेक्टिवली आ जाएगी। जहाँ पे सेम होती है वो चीज़ कट जाती है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा हूँ, तो हम सीधा आंसर की कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने कर लिया उन्होंने बस ये चेक करना है कि दे हैव डन करेक्ट और नॉट, उनके 70 आउट ऑफ 70 बन रहे कि नहीं आ रहे। तो हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 2 की जो वैल्यूज़ है, पहले तो NO और Cl2 होगी, P और Q लिख दिया है क्योंकि हमें P और Q को फाइंड करना है। और ये है एक्सपेरिमेंट 1 में भी NO और Cl2 P और Q लिख दिया। तो जैसे कि मैंने बोला एक्सपेरिमेंट 2 में और 1 में NO की वैल्यू जो होगी जब आप पुट करोगे, ठीक है, वो जैसे एक्सपेरिमेंट 2 में देखो 2 और 6 है, तो एक्सपेरिमेंट 2 में कौन सी है, 2 और 6 है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट 1 में भी क्या है, 2 और 2 है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में देखो यहाँ पे 2 और 2 पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे NO सेम हो गया तो ये कट जाएगा। सिर्फ आपके पास 2 3 दा 6, 3 की पावर Q आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेट है इनकी जो रेट है वो 2 और 6 थे, पावर तो सीधी कट जाएगा, 2 3 दा 6 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तो हमारा एक ऑर्डर तो निकल गया, मतलब Cl2 की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, Cl2 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। नेक्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट 3 और 1 को डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है ये इस बार Cl2 वाला क्रॉस हो गया, सिर्फ हमारे पास NO की वैल्यूज बचेंगी 2 3 दा 6, 3 की पावर P। और यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 9 दा 18 में कट जाएगा ये, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर स्क्वायर लिख देंगे, तो P आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यानी कि हमारे पास NO की वैल्यू 2 आ गई है, Cl2 की वैल्यू 1 आ गई इसकी पावर, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें NO 2 हो जाएगा और Cl2 1 हो जाएगा। और R की वैल्यू हम क्या लिख देंगे कि NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। उसके बाद दे आल्सो आस्क फॉर द व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, तो K यहाँ से निकाल लेंगे हम, R डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और Cl2। इसकी वैल्यू तो आप एक्सपेरिमेंट 1 से पुट कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है, NO की पावर 2 है और ये 2, तो हमारा K निकल के आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴। ओके, तो दैट इज़ द यूनिट। तो ये हमने सेक्शन जो है C में सॉल्व कर लिया। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट सेक्शन के लिए मिलते हैं।